हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप थर्मिल देख के आ रहे हैं, आज हम थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर पूरा कंप्लीट करेंगे। यूनिट फर्स्ट पूरा थर्मोडायनेमिक्स सेमेस्टर थर्ड के लिए पूरा यूनिट हम कंप्लीट करेंगे। पहले हमने डेरिवेशन तो पूरा, पहले मेरी फर्स्ट वीडियो में डेरिवेशन, आप फर्स्ट वीडियो नहीं देखे तो फर्स्ट वीडियो जाके देखिए, पहले उसको डेरिवेशन कर लीजिए। उसके बाद हम थोड़ा कॉन्सेप्ट में चलते, थोड़े डेफिनेशन में चलते हैं या फिर कुछ न्यूमेरिकल करेंगे उसके बाद, ठीक है। उसके बाद हमारा फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि आपको पेपर नजदीक आ रहा है तो आप इससे मेरी वीडियो से आपको बहुत हेल्प होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। टॉपिक जैसे लिखा हुआ है थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल। थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल क्या होता है? जैसे कि आपको पता ही होगा, क्लास 11 12 हमने पढ़ के आया, द पैरामीटर विच कैन डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ द सिस्टम। जो वो पैरामीटर जो डिस्क्राइब करता है स्टेट ऑफ सिस्टम को, ठीक है, वो क्या कहलाता है? थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल कहलाता है। देयर आर टू टाइप्स। ये दो टाइप के होते हैं, एक्सटेंसिव और इंटरसिव, ठीक है। जैसे कि एक्सटेंसिव जैसे लिख रखा है, डिपेंड्स ऑन मास पे डिपेंड होता है, एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ए सिस्टम, नंबर ऑफ पार्टिकल इन ए सिस्टम। और जस्ट इसका उल्टा, जस्ट इसका ऑपोजिट, नॉट डिपेंडेंट ऑन मास एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जैसे आप लिख रहे हैं आप, ठीक है। उसके बाद वेरिएबल आर नॉट कांस्टेंट। अगला पॉइंट है वेरिएबल आर नॉट कांस्टेंट, मतलब जब इसको दो भाग में, मतलब व्हेन डिवाइडेड इनटू टू वेरिएबल, मतलब दो वेरिएबल में जब इसको तोड़ते हैं तो ये वेरिएबल कांस्टेंट नहीं होता है और इसमें कांस्टेंट होता है, जस्ट अपोजिट। एग्जांपल जैसे कि वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, और इसका एग्जांपल प्रेशर एंड टेम्परेचर। हम नेक्स्ट फिर स्टार्ट करते हैं हम अगला टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फ्रेंड्स थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम। थर्मोडायनेमिक्स जब सिस्टम, थर्मोडायनेमिक्स सिस्टम कब इक्विलिब्रियम में आता है तो इसके लिए तीन कंडीशन चाहिए हमें, थर्मल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम जैसे कि नाम से पता चल रहा है, टेम्परेचर मस्ट बी सेम फॉर द सिस्टम एंड एज वेल एज सराउंडिंग। टेम्परेचर सेम होना चाहिए, इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होना या सेम होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा मैकेनिकल इक्विलिब्रियम के लिए, नो अनबैलेंस्ड फोर्स बिटवीन द सराउंडिंग एंड सिस्टम। कोई भी अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं होना चाहिए थर्मोडायनेमिक्स मैकेनिकल इक्विलिब्रियम के लिए। एंड केमिकल इक्विलिब्रियम के लिए, नो केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस, उसमें कोई सा भी केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये तीन जो चीज को फॉलो कर देता है वो सिस्टम क्या कहलाता है? थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट टॉपिक है मेरे फ्रेंड्स, जो हम 11 12 में पढ़ के आ रहे हैं, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जैसे कि आपको पता ही है, सिंपल सा होता है, किसी को भी पता होगा। इफ द टू थर्मोडायनेमिक सिस्टम आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, दो सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में है, विद द थर्ड सिस्टम, किसी थर्ड सिस्टम के साथ, देन दे आर थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर, मतलब सारे थर्मल इक्विलिब्रियम होते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखो, ए एंड बी एंड सी को थर्मल इक्विलिब्रियम, मतलब कि कोई ए एंड बी सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में, कोई सिस्टम ए एंड सी थर्मल इक्विलिब्रियम में, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, ये बी और सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा, बस खत्म। जैसे कि टेम्परेचर T1 इक्वल टू T2 और T2 इक्वल टू T3 है, तो क्या होगा? जैसे कि T1 से 3 वही, देन सो T1 से T3 होता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे करते हैं स्टार्ट। डियर फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे फोर न्यूमेरिकल के लिए। हीट क्या होता है? जैसे कि आपको पता ही होगा, हीट ट्रांसफर ऑफ एनर्जी बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। ट्रांसफर ऑफ एनर्जी वो सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में, वो क्या कहता है? हीट कहलाता है। वर्क क्या होता है? एनर्जी ट्रांसफर बिटवीन सिस्टम, एनर्जी ट्रांसफर होता है सिस्टम एंड सराउंडिंग में, एज द रिजल्ट जो अनबैलेंस्ड फोर्स निकलता है, टेक प्लेस होता है, उससे वर्क जो आता है वो वर्क कहलाता है। मतलब कि वर्क इक्वल टू क्या होता है? वर्क इक्वल टू होता है F × S, मतलब कुछ डिस्टेंस चला और उसके अंदर जो अनबैलेंस्ड फोर्स आ जाता है तो वो वर्क कहलाता है, ठीक है। तो अब हम न्यूमेरिकल के लिए चलते हैं। हीट के लिए पॉजिटिव कब लेना है? इनटू द सिस्टम हो, जब इनटू द सिस्टम हो तो हम पॉजिटिव लेंगे। नेगेटिव कब लेना है? बाय द सिस्टम, मतलब इनटू द सिस्टम, मतलब सिस्टम के ऊपर हो रहा है कोई वर्क, ठीक है, कोई हीट दे रहा है सिस्टम पे, कोई हीट दे रहा है तो क्या लगाना है? पॉजिटिव। और नेगेटिव कब लगाना है? बाय द सिस्टम, मतलब जब हम किसी को, मतलब कोई सिस्टम किसी को हीट देता है तो बाय द सिस्टम। एंड वर्क पॉजिटिव जब लगाना है, मतलब ऑन द सिस्टम, जब कभी भी सिस्टम के ऊपर कोई वर्क हो तो पॉजिटिव लगाना है। नेगेटिव लगाना है बाय द सिस्टम, मतलब सिस्टम के द्वारा जो कोई वर्क हो रहा हो तो नेगेटिव लगाना है। अब अगला टॉपिक हम पढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक्स फंक्शन। थर्मोडायनेमिक्स फंक्शन क्या होता है? चेंज इन द थर्मोडायनेमिक्स क्वांटिटी, कोई थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी में कुछ चेंज आना, वो थर्मोडायनेमिक्स फंक्शन कहलाता है। जैसे कि थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी क्या क्या होती है? इंटरनल एनर्जी, इंथैल्पी, एंट्रोपी, गिब्स फ्री एनर्जी, वर्क एंड हीट।
ठीक है। तो इनका चेंज, जैसे कि यू में चेंज आ रहा है डेल्टा यू, एच में चेंज आ रहा है तो डेल्टा एच, एस में चेंज हो रहा है डेल्टा एस, जी में चेंज हो रहा है तो डेल्टा जी, इन दोनों में चेंज नहीं होता है। अब इसमें जगह नहीं मिली मेरे को तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया थर्मोडायनेमिक्स फंक्शन। थर्मोडायनेमिक्स फंक्शन दो टाइप्स के होते हैं, स्टेट फंक्शन होता है और एक पाथ फंक्शन होता है। जैसे कि पाथ फंक्शन आपको पता ही चल रहा है, डिपेंड्स ऑन पाथ, और स्टेट फंक्शन क्या होता है, डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। जो किस पे डिपेंड होता है, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे होता है। आशा करता हूं आपको समझ आया। तो नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जैसे कि आपको पता ही 11-12 में पढ़ रखा है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इफ अ सम अमाउंट ऑफ हीट is given to the system, then the heat is equal to the sum of a increase of internal energy में कितना इंक्रीज होता है ऑफ द सिस्टम एंड वर्क डन बाय द सिस्टम। वर्क डन बाय द सिस्टम मतलब कि पॉजिटिव होगा, तो Q इक्वल टू डेल्टा यू, डेल्टा यू ये प्रोजेक्ट करता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क। जैसे कि मान लीजिए हम कोई वो है, कोई सिस्टम है हमारे पास और ये पिस्टन है, कोई मतलब इसमें आइडियल गैस है और कुछ देर बाद इसका प्रेशर मतलब हीट हम प्रोवाइड कर रहे हैं इसके अंदर, हीट इसमें प्रोवाइड कर रहे हैं, तो कुछ देर बाद पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगा तो dx होगा, तो वर्क होगा कुछ इसके अंदर, वर्क होगा। जैसे कि आपको वर्क इक्वल टू क्या होता है, वर्क इक्वल टू होता है F इंटू एस होता है, तो यहाँ पे वर्क इक्वल टू क्या हो गया, अनबैलेंस फोर्स एंड dx, ठीक है। ये कुछ पिस्टन ऊपर गया तो इसीलिए ये फॉर्मूला बना। इसका डिफरेंशियल फॉर्म होता है dq इक्वल टू du प्लस dt, एंड लिमिटेशन भी होता है, लिमिटेशन भी पूछ देते हैं, डज नॉट द टेल अबाउट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर, कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, डज नॉट टेल अबाउट ऑफ एंड और डायरेक्शन ऑफ हीट कहाँ फ्लो हो रहा है वो डायरेक्शन नहीं बताता है। अब इंटरनल एनर्जी थोड़ा देख लेते हैं। इंटरनल एनर्जी क्या होता है, मे बी डिफाइंड एज द टोटल एनर्जी प्रोड्यूस्ड ऑन द सिस्टम एंड ड्यू टू द मॉलिक्यूलर मोशन एंड मॉलिक्यूलर कॉन्फिगरेशन। जैसे कि ये किसी भी काइनेटिक किसी भी आइडियल गैस के पास इंटरनल एनर्जी उससे ऐसे पता चलता है, जब उसके अंदर हीट प्रोवाइड करते हैं तो उसमें कुछ काइनेटिक एनर्जी आता है और कुछ पोटेंशियल एनर्जी आता है, दोनों को ऐड कर देते हैं। वो जो टोटल एनर्जी होता है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी को ही इंटरनल एनर्जी कहते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक। हेलो फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे वेरियस प्रोसेस। वेरियस प्रोसेस क्या होता है, स्टार्ट करते हैं साइक्लिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस एंड आइसोबैरिक प्रोसेस एंड आइसोकोरिक प्रोसेस। तो सिंपल है, आपको पता ही होगा। जो आइसोसाइक्लिक प्रोसेस उसके रहता है जिसका इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट दोनों सेम होता है, जैसे कि du इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। तो इसको हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में डालते हैं तो dq इक्वल टू dw आता है, ठीक है, इंटीग्रेशन में, ठीक है। आइसोथर्मल जैसे कि नाम ही पता है, थर्मल जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट हो, टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट आएगा, तो इसको हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में डालते हैं तो dq इक्वल टू dw आता है। ये दो टाइप के होता है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन होता है, एक्सपेंशन जब हो तो उसमें q की वैल्यू पॉजिटिव आता है, और कंप्रेशन जब होता है तो उसकी q की वैल्यू नेगेटिव आता है। एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है, dq इक्वल टू 0, एडियाबैटिक प्रोसेस, तो इसको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में डालेंगे तो dw इक्वल टू माइनस dw आएगा, ठीक है। आइसोबैरिक क्या होता है, इसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है, इसमें कोई चेंज नहीं होता, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में कोई चेंज नहीं होता। आइसोकोरिक क्या होता है, आइसोकोरिक कितने होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। वॉल्यूम आपको पता ही है, जैसे मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको तो एक कराया था, एक इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होता तो वर्क डन 0 होगा, तो dw इक्वल टू du होगा। बस फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। बस इस चैप्टर की बस एक वीडियो और है जिसमें न्यूमेरिकल और कुछ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड कार्नोट इंजन और कुछ रिवर्सिबल प्रोसेस एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस बाकी है। क्योंकि इस वीडियो बड़ा हो जाता है इसीलिए मैं इसमें कंप्लीट करता हूं आज का वीडियो, और कल हम नए टॉपिक के साथ, और कल हम न्यूमेरिकल एंड नए टॉपिक के साथ, जैसे जिसका नाम है कार्नोट इंजन एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स लाइक एंड सब्सक्राइब एंड दोस्तों को शेयर कीजिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत हेल्पफुल है फॉर योर एग्जाम। आपको बस समझना है और अपने से नोट्स बना लेना है और उसी से एग्जाम दे देना।